हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएसटी मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। जैसे कि आप लोग सब देख पा रहे हैं, ये मेरा चैनल है केएसटी मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आप केएसटी मैथमेटिक्स लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैम आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दो, मैम आप कैलकुलस करा दो। कुछ लोग अब बोल रहे हैं कि मैम मेंसुरेशन की एक आप वीडियो बना दो जहाँ से पूरी रिवीजन एक ही बार में हो जाए, है ना। और मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पंजाब में कोई एग्जाम होने वाला है टीजीटी को लेके, उसके लिए आप वीडियोस बना दो। कोई कह रहा है कि मैम सीटेट हम करेंगे तो सीटेट की भी तैयारी करवा दो। ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरा मोटिव ये है बताने का, बोलने का कि आप लोग जो भी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो, मैं जैसे भी आप जिस भी टॉपिक की मुझसे डिमांड कर रहे हो, मैं आप लोगों के लिए सेम उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, है ना। आप लोगों को जितना हो सके उतना अच्छा रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन रिटर्न मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि देखो, जो जिन्हें हम पढ़ाएंगे, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी तो ये फर्ज बनता है ना कि वो भी फिर हमारे लिए मेहनत करें, है ना। आप लोगों को भी तो हमारे लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम ऊपर तक पहुंचेंगे, बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाएंगे। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया, हम थोड़ा सा पढ़ा के कुछ वीडियोस से कुछ कंटेंट आपको, आपके रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करके आप लोगों तक हम पहुंचे हैं। तो इसी तरीके से आप जैसे भी कुछ और लोग होंगे जो ढूंढ रहे होंगे एचटेट के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाए। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, थैंक यू सो मच। कोई भी ऐसे टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान तरीके से समझा दिया। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, और मैं सबसे पहले आप सबको सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो कुछ लोगों तक मेरी मेहनत पहुंच रही है, और उन लोगों को मेरी मेहनत पसंद भी आ रही है। मेहनत इन द सेंस कि ये हमें लास्ट में पढ़ाना ही है, आप लोगों को भी पढ़ाना है। जब आप एक टीचर बनेंगे तो आप भी सेम चीज़ें फेस करेंगे, सेम चीज़ें आप भी फेस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट आपसे पढ़ेगा और वो आपके पढ़ाए हुए चीज़ को अगर वो अप्रिशिएट करेगा, तो आपको भी सेम उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे खुशी हो रही है। कुछ लोगों को, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों परेशान हो रही है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती रहती है। और मतलब कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स लेके ये खुश हो रही है कि हाँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। उनको नहीं पता ये चीज़, मुझे पता है। अगर मैं, मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे सचमुच एक अच्छा टीचर बनना है, जो लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए, और वो भी बहुत आसान तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि हमने ये चीज़ फेस की है कि हमें कभी भी कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पाया जो मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स के टाइम पे जो मतलब बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझा दे। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, मैं सबको मुश्किल लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना टीचर्स बना देते हैं। पता नहीं किस तरीके से पढ़ाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगता पढ़ना। मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई भी चीज़ ढंग से नहीं समझी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी। एक तो टीचर्स इतने ज़्यादा एज के थे, ऊपर से फिर उनसे ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता था। आई डोंट नो वो कैसे पढ़ाते थे, जबकि वो इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, और फिर भी उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। तो बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे मतलब थोड़ा-सा उनको वो कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों से कि टीचर क्या कहना चाहता है। इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि मान लो हम कोई वर्ड्स बोल रहे हैं या कोई थ्योरम समझा रहे हैं, कोई फॉर्मूला समझा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए कि हाँ, टीचर ने, हमारे टीचर ने ऐसे बताया था कि हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ये सब होना चाहिए, जो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो कि ये जो हमारा कंटेंट है, हम साथ मिलके, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी पढ़ के ही पढ़ाती हूँ आप लोगों को, और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम सब लोग मिलके एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हम सब मिलके टीचर ही बनना चाहते हैं। आप लोग भी एक टीचर बनने के लिए ही तैयारी कर रहे हो, और मैं भी आप लोगों को पढ़ा ही रही हूँ। तो हम सब मिलके जो है इस चैनल को ग्रो करें, ताकि हम सब मिलके अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसको शेयर कर सकें कि किस तरीके से आपने कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर किया, कहाँ से चीज़ें पढ़ी, क्या आपको समझ आया, किस तरीके से मैंने कौन-से एग्ज़ाम को क्लियर किया, या मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, मैं कितनी आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। वो चीज़ें कनेक्टेड रहनी चाहिए, ठीक है? अगर हमने ये चीज़ें यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आप लोगों ने भी मेरे थ्रू स्टार्ट की है और मैंने आप लोगों के थ्रू स्टार्ट की है, ठीक है? तो हमारा जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना? तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को बने रहने देना चाहिए, और हमें जो है अपनी लाइफ में आगे इसके साथ ही चलना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि अब आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप मैम को भूल जाओगे, भूलना नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा तो भी आप मुझे बताएँगे आके, और एग्ज़ाम कैसा आएगा वो भी मुझे बताना कि एग्ज़ाम कैसा आया था। एग्ज़ाम मेरे पास एग्ज़ाम पेपर भी भेजना। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी, मैं आप लोगों से पूछती रहूँगी कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया, किसके कितने मार्क्स बने हैं, और आई होप कि आप सबका क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स करते हैं कि मैम बस मेरा हो जाए इस बार, मैम मैं आपकी सारी वीडियोज़ देख के जाऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, क्योंकि एक टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती कि अगर उसका पढ़ाया हुआ किसी बच्चे के काम आ गया तो। चाहे वो लाइफ़ में कहीं भी काम आए, इस एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में। और कुछ बच्चों की डिमांड है कि मैम
पंजाब में एक एग्ज़ाम होने वाला है और पीजीटी, चंडीगढ़ पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अब सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम सब मिलके उसकी भी, उन सब एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स, और जितने भी लिमिट निकालने के तरीके होते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मिनिमा, मैक्सिमा निकालते हैं किस तरीके से, कॉनकेव किस तरीके से चेक करते हैं फंक्शन को, कॉन्वेक्सिटी कैसे चेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज हम सारा ये तरीका करने वाले हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसके लिए तो आपको सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, जिसकी फॉर्मूला शीट जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, क्योंकि वहाँ पे हर टॉपिक की फॉर्मूला शीट आपको मिलेगी। और फॉर्मूले लास्ट टाइम पे फॉर्मूले रिवाइज करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना आपने पहले अपनी रिवीजन की है, लास्ट में फॉर्मूले रिवाइज करना उतना ही जरूरी है। अगर आप 1-1.5 घंटा लगा के अपना फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, तो आपको अगर क्वेश्चन भूल भी गए होगे तरीका, तो फॉर्मूले से आप अपना क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है? तो फॉर्मूला शीट एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो, और सब जगह आप बस जुड़ जाओ किसी तरीके से, ठीक है? चलो, पहले देखो हम समझेंगे लिमिट क्या होता है। इतना तो आपको आता ही होगा कि लिमिट हम कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन की। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट अगर आपको चेक करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम आ जाती है तो हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये पॉइंट है x, इस पॉइंट पे अगर हम लिमिट चेक कर रहे हैं, तो हम उस फंक्शन की जो लिमिट है, उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं इस पॉइंट पे, कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चल के देखेंगे और हम राइट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करके देखेंगे, कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तब हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, ठीक है? तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, इस तरीके से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव जो है l है, और वो सेम आ जाती है थ्रू आउट, ठीक है? दोनों की लिमिट अगर सेम आ जाती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो हमारा फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाती है। अगर ऐसा हो कि दोनों में से, फिर हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस के क्या क्या वो होते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या होता है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फर्स्ट हमारी बात ये है कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए, तो भी हम ये बोलेंगे कि उस पॉइंट पे जो हमारी लिमिट थी फंक्शन की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी इन दोनों में से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है? मान लो कि वो इस तरीके से आ जाए, 1/0 की फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डजंट एग्जिस्ट, ठीक है? मतलब हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट डिफाइंड, ठीक है? इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की। जब हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, उसके बाद ही हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अगर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते हम। अगर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए कंडीशन ये होती है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। x टेंड टू a की बात मैं अगर करूँ, x टेंड टू a की बात मैं अगर करूँ, और उसके अलावा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो उसी के बराबर आनी चाहिए। मतलब आपको जो फंक्शन गिवन है, उस पॉइंट पे जो उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, वही उस वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी 2 और 2 आ रही है, लेकिन उस फंक्शन पे वैल्यू आपकी 3 आ रही है, ठीक है? तो फिर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारी, वो बराबर आनी चाहिए, तभी हम बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आ जाए, तो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, लिमिट्स निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखो। अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है? अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है, पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं, अगर मैंने ओपन इंटरवल पे क्लोज इंटरवल ए बी पे मैंने फंक्शन को चेक किया कि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी की। तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहूँगी, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए,
जैसे ये लिखा है, इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि राइट एंड लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए क्या बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर अगर हमें डेरिवेटिव चेक करना है तो उसके लिए भी दो कंडीशन होती है कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं सी पॉइंट की बात कर रही हूँ, सी पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो उसको हम क्या देखना है कि अगर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हम उस पॉइंट में से एच को माइनस करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो हम उस पॉइंट्स में प्लस एच करेंगे, ठीक है। माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा। तो दोनों की वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए थ्रू आउट, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 2x + 3 दिया है, ठीक है, इसी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना चाहूँ एट x = 0 पे, मुझे x = 0 पे इसकी बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को देखेंगे हम c - h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई -h, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, c क्या है, 0 है, c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब बेसिकली f ऑफ -h निकालना है और माइनस एफ ऑफ 0 पे वैल्यू देखनी है, और ये है -h। अब आप -h यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से -2h + 3 माइनस एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 3 आ रही है डिवाइडेड बाई -h, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और इस माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो क्या आएगा, c + h करेंगे तो बेसिकली f ऑफ h आएगा, माइनस एफ ऑफ 0 आएगा और डिवाइडेड बाय पॉजिटिव h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2h + 3 माइनस 0 पे वैल्यू 3 आ रही है डिवाइडेड बाय h, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मतलब मेरी वैल्यू आ गई 2। तो इट मीन्स x 0 पे मेरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन मैंने लिया था f ऑफ x = 2x + 3, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x = 0। मैंने इतना सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको इसलिए समझाया है कि जो ये डेफिनेशन लिखी है ना कि कैसे चेक करते हैं आपको समझ आ जाए, क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव के भी पूछे गए हैं, क्वांटिटी के भी पूछे गए हैं, लिमिट के भी पूछे गए हैं, और हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको डेफिनेशन किस तरीके से लगानी है वो समझ आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें आता है कि कैसे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, हम यही छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं कि यार कहाँ पे -h था, कहाँ पे +h था, कैसे करना था, माइनस एफ ऑफ सी करना था या माइनस एफ ऑफ एक्स करना था, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से आउट हो जाती हैं। इसलिए आप इस चीज़ को याद रखो कि अगर हम लेफ्ट हैंड में निकाल रहे हैं तो हमें उस पॉइंट में से एच को माइनस करना है और नीचे भी -h लेना है। अगर हम उस पॉइंट राइट हैंड में निकाल रहे हैं तो मतलब हमें एफ ऑफ सी + h करना है और नीचे भी +h लिखना है, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ वही पॉइंट हमें माइनस करना है। क्लियर हो गया आपको ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास डेरिवेटिव निकालने की ये कंडीशन है कि राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा बराबर आना चाहिए, कंटिन्यूटी भी हो गया। अब इसके बाद देखो, मैं ये भूल गया आपको बताना कि जो लिमिट्स होती है ना, हमारी लिमिट में हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इनके बिहाफ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीधे सीधे। अगर आपको ये आपको पता होंगे ये मेथड, तो आप वहाँ से बिना सॉल्व किए भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आधा सॉल्व करके भी। देखो फर्स्ट हमारे पास इस टाइप का अगर फंक्शन दिया हो आपको, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो इसकी लिमिट आपके पास क्या आती है, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन वहाँ से आसानी से हो जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर ये एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है x रेज़ टू पावर 5 माइनस a जो है वो क्या है 2 रेज़ टू पावर 5 दिया है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दिया है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम ऊपर वाली पावर को किस तरीके से खोलें, हम नीचे वाला पार्ट कैसे कैंसिल आउट करें, क्योंकि देखो अगर आप 2 पुट करोगे सीधा सीधा तो यहाँ पे 0 बनेगा, ये सीधी सीधी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। ये जो सारे मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे लिमिट निकालने के मेथड 0/0 फॉर्म के लिए है या फिर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी के लिए है, ठीक है। तो इनको आप एक बार समझ लो। अगर आपका लिमिट की वैल्यू 0/0 फॉर्म बन जाती है, पहला तरीका तो हमारे पास ये होता है कि आप क्या करो, फंक्शन को ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप ये जो ऊपर फंक्शन लिखा है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और नीचे जो फंक्शन लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर आप इनकी लिमिट निकाल दो। तो ये भी एक तरीका ही, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी यहाँ से तो ये आएगा 5x रेज़ टू पावर 4, ये 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 1। तो फिर मैं इसकी 2 पे वैल्यू निकाल सकती हूँ, 5 × 16 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर इसका सीधा मेथड लगाएंगे कि x रेज़ टू पावर n माइनस
a रेज़ टू पावर n, नीचे भी लिखा है x माइनस a, ठीक है, सेम इस तरीके से दिख रहा है। तो फिर आपको कैसे करना है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। n क्या है, हमारी पावर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n हमारी पावर 5 हो गई, इंटू a मेरा क्या है 2 है, ठीक है, और 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि 4। सेम यही हमारा यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे भी यही आ गया 5 इंटू 16, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। टाइम सेविंग फार्मूलाज हैं और हमें कैलकुलस में फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले और बिना थ्योरम्स के हम कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जहर के बराबर होता है। अगर आप अपना आधा ज्ञान लगाएंगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है लिमिट का, ये आप याद रखो। दूसरा क्या है, दूसरे हमारे पास ये एक फॉर्मूले होते हैं कि sin x बाई एक्स की फॉर्म बन जाती है, कई बार tan x बाई एक्स की फॉर्म बन जाती है, और लिमिट x टेंड टू 0। अगर आप वहाँ पे वैल्यू पुट करके देखोगे तो sin 0 पे 0 देता है, और x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये भी हमारी 0 बाई 0 फॉर्म बनती है। लेकिन ये प्रूव किया गया है कि x टेंड टू जब 0 होता है तो sin x बाई एक्स की वैल्यू 1 आती है। इसी तरीके से tan x बाई एक्स की वैल्यू भी 1 आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो ये 1/2 आता है। ex माइनस 1 बाई एक्स की बात करूँ तो ये 1 आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ये लिमिट बता दूँ कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, अगर आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 0, log 1 0 होता है, फिर 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। लेकिन ये आप 0 बाई 0 फॉर्म बना के ना सॉल्व अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये याद नहीं है, तो इन सब तरीक़ों में ना आप एक सिंपल मेथड याद कर लो कि हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल वो क्या होता है कि आप ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है, जो मेरा न्यूमरेटर है उसको आप d बाई डी एक्स कर दो, जो भी आपका फंक्शन है, x है, y है, z है, जो भी है, उसके बिहाफ पे आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। इसी तरीके से आपका जो डिनोमिनेटर है उसको भी आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। फिर उसके बाद जो आंसर आपका आ रहा है उसमें आप क्या करो, मान लो इस तरीके से है एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में हमारा फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और जी डैश एक्स निकालेंगे, और फिर इस फंक्शन की आप वैल्यू लिमिट जो भी आपका पॉइंट है उस पर चेक करेंगे लिमिट, तो हमारी वहाँ से भी लिमिट आ सकती है। अगर आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने हैं तो आपकी फॉर्मूला शीट जो है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, तो एक बार आप देख लो। कई बार क्या होता है कि हम अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें लिमिट चेक करनी है और हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास पता क्या बन जाती है, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अब कुछ लोग सोचेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होना चाहिए, नहीं, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, ये सब जो है ना ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इनको सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होती, कहीं आप सोचो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 है तो आप आंसर में 1 कर दो, वो नहीं करना है। ये आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये क्या तरीका है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से पूछा है कि लिमिट x टेंड टू c पूछा है और एफ एक्स की पावर जी एक्स दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। एफ एक्स की पावर जी एक्स में दिया हुआ और एक्स टेंड टू सी पे आपकी लिमिट पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी से 2 थ्योरम होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है आपकी, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। मीन वैल्यू थ्योरम होती है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है, तभी हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो उस केस में आपकी दो थ्योरम्स आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में हैं, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। रोल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लो। रोल्स थ्योरम का मतलब ये पूरी इतनी बड़ी थ्योरम मत समझो, आप सिर्फ इतना समझो कि अगर आपका फंक्शन एक इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर आपका फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी की बात करूँ, यहाँ पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपका फंक्शन 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, 2 पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन सेम वैल्यू देता है तो एक पॉइंट इनके बीच में ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और जो ये पॉइंट सी है ना, ये ए और बी के ही बीच में लाई करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही लाई करेगा, जहाँ पे आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारे फंक्शन बनते हैं।
इस तरीके से मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ग्राफिकली समझो। 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, मान लो इस पॉइंट पे इसने ये वैल्यू दे दी और बी पे भी ये 1 दे रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन आएगा। तो अगर ये इस पॉइंट पे 1 वैल्यू दे रहा है, यहाँ से मान लो कुछ इस तरीके से मेरा फंक्शन आ रहा था, यहाँ पे इसने 1 वैल्यू दी, ठीक है, 1 वैल्यू दी, तो इसका मतलब या तो इस फंक्शन को यहाँ वापस पहुँचने के लिए किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 देनी पड़ेगी, इस तरीके से आएगा। नहीं तो दूसरा केस क्या है कि दूसरा केस ये है कि यहाँ पे अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो मैं इसको वापस नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ फंक्शन बनेगा। मतलब बीच में कहीं जो डेरिवेटिव की वैल्यू है, बीच में इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाता है उस पॉइंट पे हमें या तो मैक्सिमम मिलता है या फिर मिनिमम मिलता है, 2 चांसेस होते हैं। जिस भी पॉइंट पे आपके फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है उस पॉइंट पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपका फंक्शन उसके बाद जो इंटरवल आ रहा है वहाँ पे मैक्सिमा दे सकता है या फिर मिनिमा दे सकता है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की भी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। अब इतना समझो कि अगर आपका फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है और 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम दे रहा है, तो फिर जो आपका डेरिवेटिव है एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे आपके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये समझ आ गया। दूसरी जो थ्योरम है उसमें भी सेम चीज़ें हैं कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, ओपन इंटरवल ए बी पे आपका डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट आपका ऐसा एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में, सी पॉइंट। पहले हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी पे वैल्यू सेम दे रहा है तो बीच में कहीं जो है फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं कि ए बी क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में कुछ एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू सीधी सीधी ये आती है, ठीक है, सीधी सीधी ये आ जाती है कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये 2 थ्योरम जो हैं याद कर लो, ठीक। अब इसके बाद हमारा फंक्शन मोनोटोनिक क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन होता है जो या तो डिक्रीजिंग होता है या फिर हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि आपका फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन का 2 ही मतलब है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, सीधा सीधा। एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ से समझो, देखो, हाँ, अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है तो क्या होता है उस केस में। अगर हम ग्राफिकली देखें तो पहली बात तो आपके जो सिलेबस है उसमें ग्राफिकली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो वहाँ से आपके लिए आसान हो जाता है समझना कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो अगर आप इस फंक्शन की बात करो तो इसका ग्राफ आपको दिख रहा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से इस ग्राफ की बात कर रही हूँ तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं आ रही है, सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इसी तरीके से अगर मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है, डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू जो है मेरी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ रही है तो मेरा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचटेट में, और उसमें कुछ भी राम कथा नहीं है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव चेक करना है कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज करना है, बस। फंक्शन दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपको चेक करना है कि उसका डेरिवेटिव कहाँ पे इंक्रीज ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब वो इंक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब वो डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है ये आपको चेक करना है। फिर हमारे पास बात आती है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। पहली बात, वो पॉइंट जहाँ पे हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं।
इट मीन्स हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे ज़ीरो हो जाए, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है उनको बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है या फिर आपका पॉइंट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, दो कंडीशन होती हैं। फिर हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। ठीक है, लोकल मैक्सिमा का मतलब है कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ से फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा था, फिर यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिला है, इसके बाद ये वापस से डिक्रीज़ करने लग गया, तो ये पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। यहाँ पे मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक करना है तो आपका जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या देगा, ज़ीरो वैल्यू देगा। ठीक है, ज़ीरो वैल्यू देगा, लेकिन आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, पहले इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर आपका लोकल मैक्सिमा है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव की वैल्यू जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा दे रही है उससे लेफ्ट में अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव वो इंक्रीज़ कर रहा होगा, और उसके अगर आप राइट में चेक करेंगे तो आपका डेरिवेटिव क्या है, डिक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है, इतनी सी बात है, आपको ग्राफिकली समझ लो। यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से आपका डेरिवेटिव डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हमारी ये कंडीशन ज़रूर आनी चाहिए कि उस पॉइंट पे जो है डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आएगा, फिर हमारा डेरिवेटिव लेफ्ट में इंक्रीज़ करता है, राइट में डिक्रीज़ करता है। लोकल मिनिमा के लिए क्या होगा, लोकल मिनिमा इस तरीके से आएगा। ग्राफिकली समझ लोगे तो आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, ठीक है, लोकल मिनिमा मिल रहा है तो मतलब मेरा डेरिवेटिव लेफ्ट में डिक्रीज़ कर रहा है और राइट में फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ये हमारा लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। बस यही हमारी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लगानी, वहाँ पे लिखना थोड़ी ना है x ग्रेटर देन ज़ीरो या एफ डैश x ग्रेटर देन ज़ीरो, इतना मत याद रखना, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव की अगर बात करूँ तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट देखना है तो उसके लिए भी क्या है, डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन है। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की मैंने आपको बात बताई थी। अगर डबल डेरिवेटिव में आपको चेक करना हो, अगर आपको डबल डेरिवेटिव में चेक करना है तो मैक्सिमा मिलेगा तो मतलब मुझे लेस देन ज़ीरो आएगा, यहाँ पे उल्टा केस होता है। ठीक है, लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मतलब मेरा डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में अलग फॉर्मूला है। हाँ जी, ये आपके सिलेबस में नहीं है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, लिमिट्स भी हो चुका है, मोनोटोन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो चुका है, और ये क्या है, डेरिवेटिव निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। आई थिंक कि आपको प्रोडक्ट रूल भी आता होगा, क्वेश्चन रूल भी, चेन रूल भी आपका इस तरीके से होता है कि अगर आपका एक फंक्शन दिया हुआ है वो मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से फटाफट आपको समझा देती हूँ। अब आप जो है क्वेश्चन समझने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्वेश्चन के साथ साथ ही क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपने डेफिनेशन नहीं सुनी है, हो सकता है कुछ बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बन रहे होंगे, सोचे होंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करवा रखे हैं, और उन्होंने डेफिनेशन नहीं समझी होंगी। तो ये जो मैंने आपको सारे मेथड और डेफिनेशन समझाई हैं, इन्हीं के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं और इन्हीं पे ही आएंगे। लिमिट का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियबिलिटी का आएगा, कॉन्टिन्यूटी का भी आएगा, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला भी आएगा, मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये ही आपके 5-6 मेथड है, और आपके जो कैलकुलस है वहाँ से कम पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लिमिट चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से, तो आप कैलकुलस को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। मैं आपको डिफरेंशिएशन के करा दूंगी और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करा दूंगी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लिमिट्स। ठीक है, फिर हमारा बच जाएगा इंटीग्रेशन, जिसके लिए आई थिंक इंटीग्रेशन के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल है और इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूले ही याद करने हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी फॉर्मूला शीट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है फॉर्मूले समझ लेना और आप रिवाइज कर लेना। तो अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 3x। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको आसान से बिल्कुल मतलब आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो।
तो इन क्वेश्चन से घबराना मत। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो फंक्शन ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करके आना पेपर में, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी हो जाते हैं और सॉल्व भी नहीं होते, बीच में जाके हम फंस जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मत छोड़ना कैलकुलस में। बजाय कि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पहले करने के, ये टाइप के क्वेश्चन आप पहले करना, ठीक है। देखो अब हमें पूछा है एक्स ई रेस्ट पावर माइनस 3x, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो x एज इट इज़ रहेगा ई रेस्ट पावर माइनस 3x का क्या आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस 3x इंटू क्या आएगा -3, ठीक है। प्लस अगर ई रेस्ट पावर माइनस 3x एज इट इज़ रहेगा तो इंटू x का आ जाएगा 1। ये मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ u इंटू वी वाला, ठीक है। u इंटू वी से जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाया है। तो अब आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, अगर मैं e की पावर माइनस 3x को कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 माइनस 3x, ठीक है। मेरे पास ये बच रहा है कि 1 माइनस 3x यहाँ से वैल्यू आ रही है। अब ये इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करो कि ये जो फंक्शन है ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 आ रहा है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1/3 पुट कर दूँ, 1/3 पुट करने के बाद जो आपका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, f डैश x आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू 1/3 पुट करती हूँ तो अब आपको ये चेक करना है कि 1/3 पे अगर ये डेरिवेटिव 0 दे रहा है तो इसका मतलब एक डोमेन इस 1/3 के आसपास ऐसी आएगी जहाँ पे या तो ये इंक्रीज़ करेगा या फिर ये डिक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे हमें देखो डोमेन दे रखी है 1/3 और सेम डोमेन दे रखी है, इस पे पूछा है कि डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। तो r की बात तो हमारी यहीं से कट जाएगी, r पे तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आ रहा है जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, तो थ्रू आउट हमारे डोमेन में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था -3/x² आ रहा था, तो वो थ्रू आउट हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा हमेशा। आप कोई भी डोमेन पूरी r पे रहने वाला है, लेकिन इसके लिए डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी क्योंकि एक पॉइंट ऐसा हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो उसके आसपास किसी डोमेन में हमारा फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने पढ़ा था, तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है तो या तो वो लेफ्ट में इंक्रीज करता है या राइट में इंक्रीज करता है, या फिर लेफ्ट में डिक्रीज करता है या राइट में डिक्रीज करता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी होती हैं, तो हमें यही चेक करना है कि लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है या राइट में डिक्रीज कर रहा है। अब मुझे बताओ ये जो डोमेन दे रखी है ये -∞ to 1/3 ये मुझे लेफ्ट में दे रखा है, ठीक है, लेफ्ट में दे रखा है। और यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप इधर भी अगर आप 1/3 पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे तो ये ई रेज़्ड टू पावर क्या आ जाएगा -1, यानी कि 1/e की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब उसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे 0 आएगा, 0 पे ये 1 देगा, वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज लूँगी तो यहाँ पे पुट करूँगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। बेसिकली ये वैल्यू जो है हमारी ई रेज़्ड टू पावर -3x ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ 1 - 3x की, 1 - 3x की अगर मैं बात करती हूँ कहाँ पे, जो मेरा x है, x मेरा लेस देन 1/3 पे मैं बात करूँ, क्योंकि 1/3 से लेस ही हैं ये वैल्यूज़, ठीक है। ये जो डोमेन है हमारी ये 1/3 है, इससे पहले वाली वैल्यूज़ बात कर रहा है। -∞ से 1/3 का मतलब है कि 1/3 से लेस जो हमारे x की वैल्यू है उस पर बात कर रहा है। तो x 1 - 3x की वैल्यू x लेस देन 1/3 के लिए क्या होगी। अब आप मुझे बताओ ये ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। अगर आपने 1/3 पुट किया मतलब ये 0 वैल्यू देगा। अब इसके बाद अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, मान लो यहाँ पे आप पुट कर रहे हो 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये 1/3x जो है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। अगर 1 - 3x हमारा पॉजिटिव रहने वाला है और ex भी हमारा पॉजिटिव बन रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा डेरिवेटिव क्या है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग मोड पे आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग मोड पे। तो मेरा फंक्शन इस डोमेन में क्या कर रहा है, इंक्रीजेज इन -∞ to 1/3, ठीक है। आप ना क्या किया करो कि इंटीजर वैल्यू पुट करने की कोशिश किया करो। इंटीजर वैल्यू मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर ली, कोई 0 पुट कर ली, कोई पॉजिटिव पुट कर ली, इंटीजर वैल्यू पुट करके चेक करा करो कि फंक्शन वहाँ पे किस टाइप की वैल्यूज़ दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या फिर 0 दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछ रखा है कि -2x³ ये हमारे पोलिनोमियल बता रखी है। हमें पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन हमें सिर्फ इसकी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है, ठीक है। फंक्शन देखो हमें पोलिनोमियल दे रखी है और इसको बताना है कि कौन सी डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या रहेगी। तो हमें डोमेन निकालनी, तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। f(x) में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2x³ -9x² -12x + 1
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप क्या करो, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, माइनस बाहर रहेगा, ये क्या बन जाएगा 6x² माइनस 18x माइनस 12, ठीक है, 1 का 0। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो मतलब नेगेटिव लेस देन 0 रहने वाला है, ठीक है, लेस देन 0 रहेगा। ये माइनस है, यहाँ से आप क्या करो 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच रहा है x² माइनस 3x माइनस 2 लेस देन 0। अब इसके अगर आप वो निकालोगे सॉरी, ये माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस बन जाएंगे ना, मैंने वापस ही माइनस कर दिए, ये प्लस रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये आ रहा है -6, यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएंगे x+1 और x+2 आएगा। अब ये लेस देन 0 की बात कर रहा है, इसने पहले ही बोल रखा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमें मतलब इस जो ये पूरी जो हमारी वैल्यू आ रही है इसको नेगेटिव ही रहने देना है। -6 हमारा ये नेगेटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब x+1 और x+2 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव हो गया, या ये नेगेटिव हो गया या ये नेगेटिव हो गया, तो मेरी वैल्यू जो है पूरी पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो हमारे लिए दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए x+1 को x+2 को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आता, तो अगर आपको इतना समझ में आ जाता है कि पॉलिनोमियल इसके फैक्टर बनेंगे तो मतलब दोनों पे कंडीशन आएंगी, ठीक है, इसके लिए कंडीशन भी आएगी और इसके लिए भी कंडीशन आएगी, तो फिर आपके ये तीनों जो है ऑप्शन वहाँ से इनकरेक्ट हो जाता और यही ऑप्शन आपका ट्रू हो जाता, सीधा सीधा आपका यही आंसर आ जाता, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है फिर, यहाँ पे इन दोनों को पॉजिटिव चेक करना था। अगर आप x की वैल्यू -∞ टू -2 लेते हैं, -∞ से पहले -2 तक, -2 पे 0 दे रहा है, फिर उससे नीचे क्या देगा, उससे नीचे इसकी वैल्यू क्या आएंगी, -2 से छोटे हैं अगर सारी वैल्यू, ठीक है, -2 पे 0 दिया, फिर -1 पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसी तरीके से ये डोमेन लेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। बस डोमेन चेक करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें पूछा है फंक्शन R दिया हुआ है सच दैट f1 पे वैल्यू 2 है, f' पे वैल्यू 6 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है 1 लिमिट दे रखी है, उसकी पावर 1/x है, तो इसको आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो कि इस पावर को आगे लेके आओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिमिट 0 पुट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। कैसे, देखो, अगर मैं इसमें पुट करूँ, लिमिट मेरे पास क्या दिया है, x टेंड टू 0, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करूँ तो ये f1/f1 बनेगा और इसकी पावर 1/0 बनेगी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। और 1 की पावर इन्फिनिटी वाला मेथड मैंने आपको समझाया था, उसमें हमें क्या करना है, e⁻⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 करना है, और ये जो हमारा ऊपर जो पावर में आ रहा है फंक्शन वो आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, ln, हमारे पास क्या बचेगा, फंक्शन जो है f(1 + x) डिवाइडेड बाय 1 + x, सॉरी f(x) और -1, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, -1 कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमें ये पावर हमारी आगे आ चुकी है, यहाँ पे ln नहीं आएगा, तो इसमें हम 1⁻∞ वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो लगाएंगे। वो क्या है हमारा, e⁻⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0, hx मतलब मेरा फंक्शन आगे आएगा 1/x, और अंदर क्या रहेगा, f(1 + x) अपॉन f1 दिया हुआ है, -1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करो, e⁻⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं क्या करूँ, इस तरीके से लिख दो, एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ से, -f(1) दिया है, और f(1) की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, f(1) की वैल्यू 2 दे रखी है। लेकिन मैं अगर इस x को भी यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ लिखूँ f(1), ठीक है, फिर मेरा फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, e⁻⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन आप इस तरीके से कोशिश करो कि ये डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, f(1) पे 6 वैल्यू दे रखी है, इसके अलावा कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। तो हमारे पास जब इनकी वैल्यूज़ ही नहीं है तो हम क्या पुट करेंगे, f1 की वैल्यू तो फिर भी दे रखी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये वाला, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है कि नहीं, हमें क्या दे रखा है, x + h
एक्स प्लस सी, यहाँ पे एफ ऑफ सी दे रखा है, यहाँ डिवाइडेड बाय सी दे रखा है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, ज़ीरो है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू क्या कर दो, वन बाय एफ ऑफ वन कर दो। ये हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर एफ डैश वन आ गया इंटू एफ ऑफ वन बाय एफ वन आ गया। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर एफ डैश टू वन की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये क्या हो गया, 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3 आ गई, तो मतलब ई रेज़ टू पावर 3 आ गई। ठीक है, समझ आया आपको। बस ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना। आपको क्या करना है, पावर को आगे ले आना है, और जो फिर हमारा जो फंक्शन 1 वैल्यू दे रहा था उसमें से एक माइनस कर देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना है बेसिकली। यहाँ देखो हमें क्या दिया है, फंक्शन दे रखा है यू इंटू वी वाला, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एक्स इंटू वाई दे रखा है। एक्स इंटू वाई दे रखा है, तो मतलब आप एक्स भी वाई भी हमारा एक्स का फंक्शन और एक्स तो है ही। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखो, क्या दे रखा है, एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और हमें बतानी है एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, तो यहाँ पे यू इंटू वी लगाऊंगी, एक्स एज इट इज़ रहेगा, मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और ई रेज़ टू पावर एक्स वाई हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस एक्स अब हमारा एज इट इज़ रहेगा। ई रेज़ टू पावर एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो सबसे पहले तो ई की पावर एक्स वाई एज इट इज़, उसके बाद में एक्स इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो ये बन गया वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, साइन का कोस होता है। अब यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमें निकालना है 0.0 पे वैल्यू। क्या निकालना है, 0.0 पे वैल्यू। तो 0 पे वैल्यू मतलब कि x इक्वल टू 0 है, वहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, फिर x इक्वल टू 0 पे मुझे y की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो आप चेक करो, एट x इक्वल टू 0 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ई रेज़ टू पावर 0 आ रहा है। ठीक है, ई रेज़ टू पावर 0 आ रहा है, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, y भी y प्लस, और यहाँ पे भी मेरी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, यही आ रही है, तो यानी कि y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पे भी 0 इंटू ई रेज़ टू पावर 0, और ये 0, ये y प्लस ये 0, जो फंक्शन दे रखा है ना, मैं उसमें y की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 हो गई। तो मतलब मुझे 0.0 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 0.0 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालो, क्या आएगी, ये मेरा हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, ये था। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 1 इंटू ई की पावर 0 इंटू 0 प्लस एक्स 0 दिया है, ई की पावर 0 इंटू 0। ठीक है, y भी 0 है, प्लस x भी 0 है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ये साइन 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 बचने वाला है, और बाकी ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, इसमें हमें लिमिट, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, x ये हो गया। ठीक, अब देखो, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप एक इसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हो। वो क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, कि अगर हम एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे हमें एक्स की पावर 1/3 और 2 की पावर माइनस 1/3 दिया है, तो क्या आप ऊपर वाली वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हो, 1/3 की पावर 3 करूँ तो एक्स ही तो आएगा, माइनस 2 की पावर 1/3 की पावर अगर मैं 3 लिख दूँ तो वो भी तो हमारे पास 2 ही बचने वाला है। ये 1/3 दिया है, माइनस 2 की पावर 1/3 दिया है। तो अगर आप इसको खोलते हैं, इसको आप खोलते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है, यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो क्या आएगा, x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा x है पूरा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू 2/3। ठीक है, एक्स की पावर 1/3 इंटू 2/3, और प्लस क्या आएगा, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर यानी कि 2/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा। अब आप यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पुट कर दो, 2 की पावर
2/3 प्लस यहाँ पे बच गया 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/3 प्लस 2 की पावर 2/3। तो मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू 2 की पावर 2/3 आ गई वैल्यू। ठीक है, यही हमें ऑप्शन में दे रखा है। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं समझा, आपने स्किप कर दिया, तो एक बार पीछे जाके ज़रूर चेक कर लो कि रोल्स थ्योरम होती क्या है। सबसे पहले रोल्स थ्योरम की हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारा एफ है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हैं उस पर वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। और एफ जो है, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए कोमा बी पे। उसके बाद हमारे पास बात आती है, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी दिया है तो हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी, जिसके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। अब हमें रोल्स थ्योरम चेक करनी है। सबसे पहले आप ये चेक करो, जो भी आपको फंक्शंस गिवन है क्या वो कॉन्टिन्यूस हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होंगे तो आप कैसे चेक करोगे। कई बच्चे क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे डेरिवेटिव की 0 आ रही है कि नहीं, वहीं पे आप गलत हो जाओगे। पहले आप चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। आपके 3 ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे आपको न्यूमरेटर में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये तो एक पोलिनोमियल और इनटू एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये फंक्शन सीधा सीधा हमें दिख रहा है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इनको चेक करना पड़ेगा। अब 10x/x की वैल्यू x टेंड टू 0 पे तो हमारी क्या आती है, 1 आती है, हमने चेक किया था। लेकिन पाई पे भी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। बीच में कहीं अगर इसने दिक्कत करी तो बीच में अगर मैं इस फंक्शन की π/2 पे वैल्यू चेक करूँ, π/2 पे ये क्या आता है, sin x/cos x। cos x की वैल्यू π/2 पे 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1/0 बनेगा। 1/0 बनेगा मतलब ये फंक्शन मेरा डिफाइन ही नहीं है, डोमेन पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस की तो बात ही नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले सबसे पहले आपका फंक्शन जो है डोमेन पे डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन डोमेन पे डिफाइंड नहीं है तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब इस केस में देखो, अगर आप फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करते हैं ये क्या आएगा, -1/0। तो ये फंक्शन भी हमारा डिफाइंड नहीं है, तो इस पर भी कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती। सेकेंड फंक्शन की बात करूं तो -1/π और पाई के बीच में 0 लाई करेगा, 0 पे भी ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम हमारा क्या करता है, ऑसिलेट करता है 0 पे। ठीक है, sin 1/x, तो इसलिए ये फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 ही यहाँ से सीधा सीधा ट्रू हो जाएगा। तो रोल्स थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर ज़रूरत पड़ जाए, फंक्शन आपके सब कॉन्टिन्यूस है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, अगर डिफरेंशिएबिलिटी भी है तो फिर आपको ये पूरी थ्योरम लगा के देखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन में पूछा कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये पूछा है, तो मैं आपको बताना भूल गई शायद। कॉनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स अगर हमें चेक करना हो, यहाँ पे तो सीधा कॉनकेव ही पूछा है इसने कि कहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, तो हमें चेक क्या करना होता है, जो भी फंक्शन हमें दिया है, अगर सेकंड डेरिवेटिव मेरा लेस देन 0 है और सेकंड डेरिवेटिव अगर मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, कि अगर मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मेरा कॉन्वेक्स रहेगा फंक्शन का ग्राफ और क्या रहेगा, अपवर्ड्स रहेगा। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मतलब मेरा फंक्शन क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा और कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड्स रहेगा, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे जो अपवर्ड्स की बात कर रहा है वो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बच गए आपके 2 ऑप्शन। यहाँ पे हमें डोमेन अलग अलग दे रखी, तो वो डोमेन आपको चेक करनी पड़ेगी। log x की बात कर रहा है तो log x -∞ वाले केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर किसी को log x के बारे में पता है कि log फंक्शन जो है नेगेटिव में डिफाइन ही नहीं होता, तो वो वैसे भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करेंगे, y = हमें क्या दे रखा है, log e x दे रखा है। दोनों तरफ आप क्या करो, या फिर आप हमें करना क्या, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 1/x आ गया। डबल डेरिवेटिव चेक करूंगी मैं, यहाँ से क्या आएगा, -1/x²। ये हमेशा हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आ रही है तो मतलब हमारा कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड है। और कहाँ पे रहने वाला है, इस फंक्शन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, आप बताओ, 0 to ∞ तो रहेगा। अगर आपने ये 0 वैल्यू ले ली, कोई ऐसा इंटरवल ले लिया जिसमें 0 लाई कर रहा है, तो ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वहाँ पे, तो 1/0 डिफाइन ही नहीं होगा, तो मुझे 0 से ऊपर वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, अगर आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएं, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है y = ये लिखा है √sin x + √sin x, और ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। मैं अगर इसको लिख दूँ sin x + y, तो ये जो बच गया मेरा, ये भी इनफाइनाइट टाइम ही आया है। पूरा लिखो चाहे वो भी इनफाइनाइट टाइम है, चाहे मैं यहाँ से लिखूँ तो भी इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। तो इन्फिनिटी में कुछ भी घटाओ जोड़ो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिख सकते, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ये हो गया sin x + y।
ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप मुझे बताओ क्या आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते? 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन एक्स का आ गया कोस एक्स। तो यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या बचने वाला है? 2y प्लस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 2y प्लस 1 आ रहा है ना, और सॉरी यहाँ पे इसको लेके आएंगे -1 आएगा ना, 2y माइनस 1। तो ये आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें अच्छा ये ऐसे दे रखा है, ये दे रखा क्वेश्चन हमें। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है? हमें पूछा जाता है कभी भी कॉन्टिन्यूटी पूछी है, किसी पॉइंट पे बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है और वहाँ पे आपको ए और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी ए बी की। तो जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन देना जहाँ पे आपको अलग अलग इंटरवल्स पे बात कर रहा है, तो आपको क्या चेक करना है? आपको हमेशा इन एंड पॉइंट्स पे चेक करना होता है। जैसे ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है और ये 5 है, मतलब 3 और 5 के लेफ्ट और राइट में चेक करो। बीच में तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेंगे क्योंकि पोलिनोमियल है या फिर कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। तो आप चेक करो पहले 3 पे, एट 3 पे चेक करो। एट 3 पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? मेरी 1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अगर कॉन्टिन्यूस बोला है तो ये बोल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ये आएगी, क्योंकि 3 से बड़ा जो है, 3 से बड़ा जब x है तो हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब a इंटू 3 यानी 3a प्लस b आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं 5 पे चेक करूँ, 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x मेरा जब 5 से छोटा है तो मेरी ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आएगी? 5a प्लस b आएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकाल रही हूँ? एट एक्स इक्वल टू 5 पे। ये क्या है? एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो ये कितनी आ रही है? 7 दे रखी है। अब 2 इक्वेशंस आ गए आपके पास, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आसानी से। और ए की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी? ए की वैल्यू तो आपकी 3 आएगी और बी की वैल्यू आपकी यहाँ से -8 आएगी, क्योंकि आप इनको सम करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है ए की वैल्यू 3 आ रही है। तो आपका ये लास्ट ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ए की वैल्यू आ जाए तो बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सब में ए की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो इस टाइप पे इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, दोनों तरफ आपको सब ऑप्शन में आपको ए की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो अगर आपकी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू जो उसमें लिखी हुई वही होगी। ठीक है जी, चलो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, सेम इसमें आपको क्या बोल रखा है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू π/2, तो k की वैल्यू निकालो। तो क्या आप इसमें k की वैल्यू नहीं निकाल सकते? π/2 पे वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसका मतलब मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आएगी? राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी, और इज इक्वल टू फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू यानी π/2 पे वैल्यू आएगी। और π/2 पे वैल्यू इसने 3 दे रखी है सीधा सीधा। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस बोल रहा है तो मतलब ये दोनों भी बराबर होंगी। तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, π/2 इसमें पुट करो और वैल्यू चेक करो। k इंटू एक्स π/2 कॉस π/2 पे क्या देता है वैल्यू? 0 देता है। और ये क्या है? π-2 इंटू π/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आगे 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ से, है ना। 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेगा। k इंटू कोस एक्स का करेंगे साइन एक्स आएगा माइनस, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूँगी तो पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। k इंटू साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है, और ये नीचे लिखा है 2, तो यानी k/2 आ रही है। k/2 इज इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है, ये इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बस, कितने आसान तो क्वेश्चन हैं आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस करने से, समझने से ही आते हैं, और PYQ देखने से ही समझ आ जाए, क्योंकि फिर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, किस कंडीशन पे होगा? देखो f(x) दिया है हमें x⁻⁴, तो मतलब मेरा डेरिवेटिव क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 0 आने वाला है। डेरिवेटिव निकालो इसका, क्या आएगा? x⁻⁴ को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो किस तरीके से करोगे भाई? इसका तरीका इसको डिफरेंशिएट करने का यही है कि हमें क्या करने पड़ेगा? लॉग फंक्शन लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा है इसमें दोनों तरफ आप क्या करो, मैं f(x) को y मान लेती हूँ। ठीक है, लेट f(x) इज इक्वल टू क्या है? y है। थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो मैं ले लेती हूँ ln y इज इक्वल टू ln x की पावर x। तो मतलब मेरे पास यहाँ से क्या बचने वाला है? ln y इज इक्वल टू x मेरा आगे आ जाएगा, ये बच गया ln x। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या बनेगा? 1/y। ठीक है, 1/y बनेगा, इंटू y का करेंगे तो y डैश। ठीक है, x एज इट इज़, ln का करेंगे तो 1/x रहेगा, प्लस ये हो गया 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया y डैश बाई y इज इक्वल टू 1 प्लस ln
x आ गया, ठीक है। y डैश की वैल्यू क्या है, y डैश y की वैल्यू पुट कर दो, वो x की पावर x दी हुई है 1 प्लस ln x आ गया। अब हमारे पास कंडीशन है कि x हमारा क्या है, पॉजिटिव दिया है, x क्या है, हमेशा पॉजिटिव दिया है। x पॉजिटिव है तो x की पावर x तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा इसके लिए कंडीशन। अब इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अब 1 प्लस ln x ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ln x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो ln x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन -1 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेती हूँ तो यहाँ से कंडीशन आ रही है 1/e। इसका मतलब x जो है ग्रेटर देन 1/e रहेगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बस आपको ये डोमेन पे रिस्ट्रिक्शंस देखनी होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ठीक है जी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये थ्योरम होती है कि जब हमारे पास n डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है तो उसमें अगर हम x u ये कर्ल u बाई कर्ल x, कर्ल u बाई कर्ल y, कर्ल u बाई कर्ल z करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो n इंटू यू आती है, ठीक है, n इंटू यू आती है, जो u हमारा फंक्शन है। अब n जो है इसकी पावर देखी जाती है कि किस पावर का ये, किस डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब आप मुझे बताओ इसमें डिग्री क्या बनेगी, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो मतलब मेरी 1 - 1 0 डिग्री बनेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सीधा आंसर इसका 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लिमिट निकालना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स के मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप ये याद कर लोगे कि किस तरीके से हमें चेक करना है तो आप अपने आप चेक कर सकते हो। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इतना आपको पता होगा। डोमेन रेंज भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अगर आपको डोमेन रेंज नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार जाके वीडियो देख लो, वहाँ से डोमेन रेंज समझ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा हम डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक बातें कि फंक्शन पॉजिटिव कैसे रहता है, फंक्शन नेगेटिव कैसे रहता है। जैसे देखो अगर हमें कभी भी पॉलिनोमियल में चेक करना हो, कभी भी पॉलिनोमियल में चेक करना हो तो मुझे एक कंडीशन एक्स पे यहाँ लगेगी, एक कंडीशन एक्स पे यहाँ लगेगी, तो दोनों की कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव कब हो रहा है और फंक्शन हमारा नेगेटिव कब हो रहा है। इसके लिए आप कैसे चेक करो कि अगर यहाँ पे देखो ये फंक्शन 0 कब देता है, ये फंक्शन 0 कब देगा, -1 पे 0 देगा। फिर आप चेक करो कि -1 के बाद ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या -1 के पहले पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जो वो डोमेन है फिर हमारी वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने चेक करा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मतलब हमने डेरिवेटिव पे चेक किया। अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। कॉनकेव कॉन्वेक्सिटी में आपको कैसे याद करना है कि डबल डेरिवेटिव अगर मेरा क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो कॉन्केविटी है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब मेरा क्या है, कॉन्वेक्सिटी है, ठीक है। एक में डाउनवर्ड है, एक में अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड अपवर्ड भी आप उसके साथ याद रखना। कॉनकेव डाउनवर्ड है और कॉन्वेक्स अपवर्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा रोल्स थ्योरम आपको समझ आ जाएगी। रोल्स थ्योरम चेक करने के लिए आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक करना है, और कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन चेक करो फंक्शन डोमेन पे डिफाइन है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस होने के लिए डिफाइंड होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ठीक है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। फिर हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। फिर हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं वो है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से फंक्शन दिया हो px/gx की फॉर्म में रैशनल फंक्शन दिया है तो हमेशा आप चेक करो कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है कहीं वो किसी पॉइंट पे 0 तो नहीं बन रहा है, मतलब किसी पॉइंट पे 0 तो नहीं दे रहा है। अगर 0 दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, आपको 0/0 को किस तरीके से सॉल्व करना है, 1⁻∞ को लिमिट कैसे चेक करनी है, तो ये आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं। सीधा सीधा लिमिट निकालने का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको कैलकुलस में, अगर आप इतना पार्ट भी कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा आराम से। और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, तो जाके वो देख लो। और जाके लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है, अलजेब्रा की, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। मैट्रिसेस भी मैं करवा चुकी हूँ, प्रोबेबिलिटी भी करवा चुकी हूँ, 3D ज्योमेट्री भी करवा चुकी हूँ, वेक्टर्स भी करवा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। लाइन एंगल्स जो है वो भी करवा चुकी हूँ। एक जो ट्राइंगल्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं ज़रूर, तो वो भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है वो बचता है बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला बचता है। एक जो आपकी एक्सपेंशन आती है वो छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का, वो करवा दूंगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले है वो मैं करवा चुकी हूँ। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप बोलेंगे कि इनको भी करवा दो तो फिर मैं चेक करती हूँ कि अगर टाइम इतना है अवेलेबल तो मैं करवा दूंगी, ठीक है।
रही बात, फिर किसी ने मेरे को बोला था कि मैम मेंस्ट्रुएशन एक बार आप थ्रू आउट रिवाइज़ करवा दो, मतलब पूरा मेंस्ट्रुएशन एक बार रिवाइज़ करवा दो। तो मैं कोशिश करूँगी इस पे वीडियो बनाने की, क्योंकि वो टीजीटी वाले स्टूडेंट ने भी मेरे को बोल रखा था कि आप एक बार करवा दो, तो मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख लेते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना आप वीडियो को लाइक करते हो, ना आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। कुछ लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड हो चुके हैं, जो हर बात का मुझे रिप्लाई करते हैं, वीडियो पर रिप्लाई करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे डीएम कर दो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी बस यही उम्मीद है कि आप लोग एचटेट ज़रूर क्वालिफाई करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, और उनके पास इतने चांस भी नहीं बचे होते। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे इसी बार में करना है, कुछ लोगों के लिए नया होता है, कुछ लोग क्या है कि एक दो बार दे चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं भाई कैसी भी तरीके से क्लियर हो जाए, कैसे भी करके कर लें हम, ठीक है। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए कि ये जो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करें, क्या तरीका होना चाहिए। तुक्के मारने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप इंकी पिंकी कर दो, तुक्के मार दो, आपके पेपर हो जाएगा। तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोग जो है चैनल को फॉलो कर लो। और जो भी अगर आपको किसी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे लिखना कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मैं उसका भी सिलेबस आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।